गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 7 कक्षा 11वीं का अध्याय 7 चल रहा था व्यवसायिक वित्त के स्रोत, जिसका आज थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में मैंने व्यवसायिक वित्त के प्रकार पे मैंने बताया था कि वित्त के क्या क्या प्रकार होते हैं और स्वामियों की पूंजी या बाह्य दायित्व से अगर हम पैसा लेते हैं उसके बारे में बताया। आज हमारा अंश नया टॉपिक है अंश। अंश के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अंश क्या होता है। अंश होता है कंपनी की वह पूंजी जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, उसको बोला जाता है अंश। अंशों या स्वामित्व प्रतिभूतियों का निर्गमन कंपनी की स्थायी निवेश हेतु दीर्घकालीन वित्त जुटाने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। अंशों के निर्गमन से जुटाई गई विधि कंपनी के स्थायी पूंजी प्रदान करती है। कल मैंने बताया था अंशों के निर्गमन से अंशधारियों के हित की माप की इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कंपनी की समस्त पूंजी समान मूल्य वर्ग की छोटी छोटी इकाइयों में, जो कंपनी की जो पूंजी होती है उसको छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित की जाती है और प्रत्येक इकाई को अंश या शेयर कहा जाता है। एक पब्लिक कंपनी को पूंजी जुटाने के लिए अंशों का निर्गमन करना पड़ता है। मैंने कल बताया था कंपनी के पास दो ही प्रकार की पूंजी होती है, या तो अंश पूंजी के माध्यम से या कहीं से बाह्य दायित्व से तृतीय पक्षकार से वो पूंजी ले। अगला बोलता है अंशों के निर्गमन से प्राप्त धन अंश पूंजी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक पब्लिक कंपनी को दो प्रकार के प्रतिभूतियां अर्थात अंश निर्गमन कर सकती है। पहला समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। परिभाषा सर फ्रांसिसी पामर के अनुसार अंशों के विक्रय से प्राप्त धन को अंश पूंजी कहते हैं। MC कुच्छल के अनुसार अंश पूंजी से आशय पूंजी की उस राशि जो है जो कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से प्राप्त की गई अथवा प्राप्त की जाती है। जो कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी अपनी पूंजी को, अपने पैसे को क्या करती है, छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर जनता से पैसा मांगती है। तो जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को क्रय करते हैं अर्थात वो अंशों पर पैसा लगाते हैं, अंशों को खरीदकर पैसा लगाते हैं, तो पैसा देते हैं तो वही पैसा कंपनी के लिए क्या हो जाता है, अंश पूंजी हो जाता है। भारतीय अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी के उस पूंजी से भाग से होता है जब तक स्टॉक अंश में कोई भेद ना किया जाए, स्टॉक भी सम्मिलित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर अंश की विशेषता निम्न होती है। पहला, अंश पूंजी विभिन्न अंशों में विभक्त होती है क्योंकि वो छोटी छोटी इकाइयों में होती है। दूसरा बोलता है प्रत्येक अंश कंपनी के अंशों की यूनिट होती है, मतलब इकाई होती है। प्रत्येक अंशों के धारकों को अंशधारी कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अंशों को खरीदता है वह व्यक्ति अंशधारी कहलाता है। तीसरा बोलता है अंश पूंजी का स्वभाव दीर्घकालीन होता है क्योंकि अंशों पर जो पैसा लगाता है वो लंबे समय तक कंपनी में पैसा लगा होता है, अर्थात ये दीर्घकालीन पूंजी होता है। अगला होता है अंश पूंजी सामान्यतः दो भागों में विभक्त होता है। तो अंश दो भागों में होता है, पहला समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार। तो भागों में सबसे पहला है इक्विटी समता अंश। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 85(3) के अनुसार ऐसे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है समान अंश कहलाते हैं। समता अंशधारी कंपनी के स्थायी आधार पर पूंजी प्रदान करते हैं। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। वह व्यवसाय की जोखिम को वे ही उठाते हैं। वे कंपनी के लाभ में से पूर्वाधिकार अंशों का लाभांश वितरण हो जाने के बाद शेष लाभ के अधिकार होते हैं, अर्थात जो कंपनी में पैसा लगाते हैं जिसका अधिकार पूर्वाधिकार अंशों के बाद होता है, यह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। आगे बोलता है कंपनी की समापन की दशा में समता पूंजी का भुगतान पूर्वाधिकार अंशों के दावे के बाद निपटाने के बाद किया जाता है। क्योंकि समता अंशधारी अधिक जोखिम उठाते हैं तो उन्हें अधिक लाभांश पाने का अधिकार भी होता है। कंपनी की आय अधिक हो तो अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा आ गया तो कंपनी क्या करती है, पूर्वाधिकार अंशधारियों को पैसा लाभांश बांट देती है और जितना ज्यादा पैसा बचता है तो कंपनी के समता अंशों को क्या कर देती है, पैसा बांट देती है। समता अंशधारी कंपनी के मामलों में पूर्ण नियंत्रण रखते हैं क्योंकि कंपनी के मालिक होते हैं, तो क्या करते हैं, कंपनी के नियंत्रण का कार्य करते हैं। क्योंकि कंपनी के अंशधारी
सामान्य बैठक में उसे मत देने का अधिकार होता है। वे कंपनी के निर्देश बोर्ड का निर्वाचन करते हैं तथा अंशधारियों की सामान्य बैठक में कंपनी के नियमों या नीतियों को बनाते हैं। अब आता है समता अंशधारियों की विशेषता। पहला होता है परिपक्वता। समता अंशों से प्राप्त पूंजी कंपनी की स्थायी पूंजी होती है, क्योंकि जो व्यक्ति समता अंशों को खरीदता है वह व्यक्ति कंपनी का मालिक होता है और उसको कंपनी का पैसा वापस करने की आवश्यकता, अर्थात कंपनी उसका पैसा वापस नहीं करती जब तक कंपनी की स्थिति मतलब अर्थात कंपनी का समापन ना हो। अगर कंपनी को बंद करना है तभी कंपनी समता अंशधारियों का पैसा वापस करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। दूसरा बोलता है आय पर अधिकार। आय पर अधिकार, समता अंशधारी कंपनी के अवशिष्ट आय के स्वामी होते हैं। अवशिष्ट मतलब बचे हुए पैसे का, इसलिए कंपनी की आय पर इसका अधिकार समस्त देनदारों को चुकाने के बाद होता है। वैधानिक तौर पे कंपनी समता अंशधारी को लाभ का वितरण के लिए बाध्य नहीं होती। अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है, कम लाभ होने पर कम लाभ मिलेगा। ये नहीं बोल सकते कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि जो समता अंशधारी होते हैं वह कंपनी के स्वामी होते हैं और कंपनी के स्वामी क्या होते हैं, पैसा बांटने के बाद उस पर अधिकार समता अंशधारी का होता है। तीसरा बोलता है परिसंपत्ति पर अधिकार। परिसंपत्ति मतलब कंपनी में जितनी भी संपत्ति होगी उस पर अधिकार केवल समता अंशधारियों का होगा। प्रबंध पर नियंत्रण का अधिकार, कंपनी के ये स्वामी होते हैं, इसलिए कंपनी को संचालन करना, कंपनी पर नियंत्रण करने का अधिकार समता अंशधारियों को होता है। अगला होता है अंशों के क्रय करने का पूर्वाधिकार। समता अंशधारी को कंपनी के द्वारा अपने अनिर्गमित पूंजी पे अंश जारी करने की स्थिति में अंशों के क्रय पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। अतः अधिकार समता अंशधारियों को उनके द्वारा धारित अंशों के समानानुपात होता है। मतलब जो व्यक्ति जितना अंश खरीदा है उतना अंश पूर्वानुमान पर कर सकता है। उसके बाद आता है समता अंश निर्गमन करने के लाभ। यदि कोई कंपनी समता अंश निर्गमन करता है तो उसके क्या क्या लाभ हैं। पहला, दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का श्रेष्ठ साधन। वो व्यक्ति जो कंपनी समता अंश का निर्गमन करता है तो वह क्या कर सकता है, अपने लंबे समय की पूंजी को प्राप्त कर सकता है। दूसरा बोलता है गिरवी बिना पूंजी प्राप्त करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति समता अंश का पैसा प्राप्त करना चाहता है कोई कंपनी, तो उसको कोई सामान गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समता अंशों में पूंजी प्राप्त करने हेतु कंपनी अपनी संपत्ति गिरवी रखना आवश्यक नहीं होता, जिससे कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर अपनी संपत्ति गिरवी या बंधक रखकर ऋण प्राप्त कर सकती है। तीसरा बोलता है लाभांश आवश्यक है। अगर कंपनी के पास ज्यादा लाभांश है, मतलब ज्यादा लाभ हुआ है, तभी कंपनी क्या करेगी, लाभांश की घोषणा करेगी और समता अंशधारी को लाभांश देगी। अन्यथा कंपनी चाहे तो लाभांश नहीं देगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आता है निवेशकों को लाभ। समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, अतः अधिक लाभ होने पर इन्हें अधिक लाभ मिलता है और कम सभाओं में भाग लेते हैं, मताधिकार प्राप्त होता है और प्रबंधक में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि ये स्वामी होते हैं तो ज्यादा लाभ मिलता है, कंपनी का संचालन करते हैं, सभा में मत देने का अधिकार होता है, कंपनी का संचालन करते हैं और कंपनी पर सहयोग प्रदान करते हैं। अगला होता है पूंजी लौटाने की चिंता नहीं, क्योंकि समता अंशधारी है तो इनको पैसे लौटाने की कोई चिंता नहीं होती। क्लियर। अब आता है समता अंशधारी के निर्गमन के दोष। यदि कोई समता अंशधारी निर्गमन समता अंशों का निर्गमन करता है तो उसके क्या क्या दोष है। तो पहला होता है अति पूंजीकरण, क्योंकि अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है। समता अंशों के अधिक निर्गमन से कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति बन जाती है। उल्लेखनीय कि समता अंशों का निर्गमन तो किया जाता है, किंतु समता अंशों की वापसी कंपनी के समापन के पूर्व करना संभव नहीं होता, क्योंकि समता अंशों पर पैसा वापस नहीं कर सकते जब तक कंपनी का समापन ना हो। उसके बाद आता है इक्विटी का अवसर नहीं। यह केवल समता अंशों के निर्गमन करती है, तो यह प्रतिभूतियों के निर्गमन द्वारा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर अवसर गवा देगी। मामलों में हेरफेर। समता अंशधारियों के सशक्त समूह द्वारा कंपनी के मामलों में हेरफेर किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट होता है सट्टा का भय। समृद्ध काला अवधि के दौरान समता अंशों पर उच्च पद पर लाभांश अदा करने से बाजार का मूल्य बढ़ता है और सट्टेबाजी का या सट्टे का भय उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। तो ये तो था समता अंश। समता अंश वो होते हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है। यह कंपनी के संचालक होते हैं, कंपनी के नियंत्रण होते हैं, या कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, या कंपनी के संचालन में भाग लेते हैं, कंपनी की सभा में मत देने का अधिकार होता है, यह कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। ठीक, ये समान होते हैं, यह अधिक लाभ पाते हैं, अवशिष्ट लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है, लाभांश की घोषणा इस पर नहीं की जाती, किंतु यदि कंपनी ज्यादा लाभ प्राप्त करती है तो इनको ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो ये तो था आपका समता अंश। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूर्वाधिकार अंश के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्वाधिकार अंश क्या होता है, पूर्वाधिकार निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन करने से कंपनी को क्या फायदा होता है, क्या हानियां होती है, कौन से अंशों का निर्गमन करने से कंपनी को दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता होती है, किस दीर्घकालीन स्रोतों के कंपनी को वित्त की आवश्यकता तो हर समय पड़ती है, तो कंपनी अंशों के माध्यम से किस हद तक अपने वित्त की व्यवस्था कर सकती है और ऋणों के माध्यम से कंपनी किस प्रकार वित्त की व्यवस्था कर सकती है, कंपनी को कहां-कहां से पैसा प्राप्त होता है। तो पहला था आपका अंशधारी मतलब स्वामियों के कोष से, और दूसरा था बाह्य दायित्व से। स्वामियों के कोष में हम लोगों ने अंशों के माध्यम से पढ़ा, और अंशों के माध्यम में आज हम लोगों ने समता अंश के बारे में जाना कि समता अंशों के माध्यम से यदि कंपनी को पैसा मिलता है तो लंबे समय तक के लिए पैसा मिलता है, उसके क्या लाभ होते हैं और क्या दोष होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूर्वाधिकार अंश। तो जितना मैंने बताया था क्लियर है, बाकी आप रीड करें। क्लियर।